अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन पूरा खत्म कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद हम लोग एंटर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, देखो वैसे अगर हम देखें ना तो फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ सवाल पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर कभी मान लो सवाल पूछ लिया जाए फिजिकल प्रॉपर्टी से तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। अब देखो, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। अब सवाल ये है ना कि सर ये फिजिकल स्टेट होता क्या है। फिजिकल स्टेट का मतलब है सब्सटेंस सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैस में है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक लोअर और दूसरा हायर। जब भी हम आप लोग को लोअर बोले ना, समझ जाओ हम बात कर रहे हैं वैसे कंपाउंड का जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, यानी कार्बन का नंबर कम होगा। ठीक है, और जैसे हम हायर बोले तुरंत समझ जाओ हम वैसा का बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होगा। कार्बन का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो भी लोअर हेलो अल्केन होते हैं ना, यानी वैसे हेलो अल्केन जिसके पास में कम कार्बन होता है, वो जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं। कौन सा स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट। जबकि हायर हेलो अल्केन जो होता है वो आइदर सॉलिड में होता है या फिर लिक्विड में होता है। बात समझे? ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है सुनिए, लोअर अल्काइल हैलाइड या फिर लेस कार्बन नंबर वाला, ठीक है, आर कौन सा स्टेट? गैसियस इन स्टेट। वही अगर हम बात करें हायर अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जिसके पास हाई नंबर ऑफ कार्बन होता है, आर लिक्विड और सॉलिड इन स्टेट। या तो लिक्विड स्टेट में होता है या फिर किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कलर के ऊपर में, तो जनरली अगर तुम अल्काइल हैलाइड को देखोगे ना तो वो कलरलेस होता है। वो क्या होता है? कलरलेस, यानी उसके पास कोई भी कलर नहीं होता है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड जो होगा वो क्या होगा? कलरलेस। ठीक है, बट दो अल्काइल हैलाइड जो है वो कौन कौन सा है? एक है अल्काइल आयोडाइड और एक है क्या तुम्हारा? अल्काइल ब्रोमाइड। तो एक है आपके पास में अल्काइल आयोडाइड और एक है आपके पास में अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये दो जो अल्काइल हैलाइड है ना, इसको अगर सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ा जाए, ठीक है, तो ये अपने आप में कलर डेवलप कर लेते हैं। ऐसे ये कलर डेवलप नहीं करता है, बट सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या डेवलप कर लेता है? कलर डेवलप कर लेता है। कौन कौन सा? अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल आयोडाइड का अगर हम बात करें तो हम किसका बात कर रहे हैं? आर आई। अल्काइल ब्रोमाइड यानी हम किसका बात कर रहे हैं? आर बी आर। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है, देखो क्या लिखा है, हाउएवर, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड डेवलप क्या बोला है? कलर व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। यानी अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर के जाए तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है? कलर डेवलप हो जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि है तुम्हारा ये ऑर्डर के ऊपर में। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। वो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स वाला ऑर्डर का बात नहीं कर रहा है, ये ODOUR है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर यानी यहाँ पे क्या चीज का बात कर रहे हैं? स्मेल। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है वोलाटाइल। बाबू वोलाटाइल हम तुम लोग को पहले भी बताए थे। वोलाटाइल किसको कहते हैं? जो वेपर में बदल सकता है, जो वेपर में बदल सकता है। तो जो भी वोलाटाइल वाला अल्काइल हैलाइड होगा ना, वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, मतलब स्मेल अच्छा होगा। केमिस्ट्री में जो अच्छा स्मेल होता है उसको बोलते हैं स्वीट स्मेलिंग, और जिसका स्मेल खराब होता है उसको बोलते हैं पंजेंट स्मेल। बात क्लियर है? ठीक है, तो जब हम लोग लैब जाएंगे तो हम जितना भी स्वीट स्मेलिंग वाला कंपाउंड है उसको स्मेल करेंगे और आप लोग को पंजेंट स्मेल वाला दे देंगे। ठीक है ना? नहीं, यही होगा। ठीक, तो मेनी वोलाटाइल अल्काइल हैलाइड आर क्या है तुम्हारा? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो जितना भी वोलाटाइल अल्काइल हैलाइड होता है ना वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, यानी उसका स्मेल अच्छा होता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां तक जितना भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जा सकता। हो सके एक आध सवाल तुम लोग को दिख जाए। सबसे ज्यादा यहाँ पे सवाल जो पूछा जाता है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से। सबसे ज्यादा किससे पूछा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो ध्यान से सुनना, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड जो होता है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो मोलर मास के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी सिंपल सा बात हम ये बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
एंड क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास। यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलर मास। इसका मतलब सिंपल सा बात यह है बच्चा कि यदि मोलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1। बात क्लियर है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बात को सुनो, ठीक है। अगर हम बात करें इसका CH3 Cl C2 H5Cl, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा C3 H7Cl। इन तीनों में अगर हम तुमको कंपेयर करने के लिए बोले कि बताओ किसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो तुम क्या करोगे, जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड पे ये आएगा और थर्ड पे ये आएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अल्काइल ग्रुप को सेम कर देते हैं, बात क्लियर है, ठीक है, और हेलोजन को अलग अलग करते हैं। अल्काइल ग्रुप सेम करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कार्बन का नंबर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और हेलोजन बदलेंगे, क्योंकि हेलोजन के प्लेस में क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। तो इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में बात किया जाए, ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, अगर अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में बात किया जाए, ठीक है, तो अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में अगर तुम बात करोगे तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्काइल फ्लोराइड का। सबसे कम किसका होता है, अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। इसके बाद किसका होता है जी, अल्काइल क्लोराइड, फिर किसका होगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और फिर किसका होगा, अल्काइल आयोडाइड। यहां पे भी वही सेम रूल लगा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। आयोडीन का मोलर मास क्या होगा, सबसे ज्यादा, ठीक है, इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी यहां सबसे क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, ये था। नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसके ऊपर में, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा, कार्बन भी सेम रहने दो, हेलोजन को क्या करो, बढ़ाओ। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ता है ना वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, बढ़ता है। तो ऑन ऑन इंक्रीजिंग, ऑन क्या, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ क्या, हेलोजन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे सर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग नंबर ऑफ हेलोजन को इंक्रीज करें तब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है, बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें CH3Cl, ठीक है, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इन तीनों में अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तुमसे पूछे तो तुम क्या कहोगे, सबसे ज्यादा जिसमें हेलोजन होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है बच्चा, बताओ जरा, ठीक है। CCl4 का क्या होगा, सबसे ज्यादा, फिर CHCl3 होगा, फिर CH2Cl2 होगा, और सबसे कम किसका होगा बताओ, CH3Cl। बोलो बात समझे ना, ठीक है। एक है तुम्हारा आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, एक है क्या मेरा, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर हम आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड के लिए बात करें तो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड हम लोग किसको कहेंगे, आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, बट प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, मतलब वो एक दूसरे का आइसोमर्स होगा, अब उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। और आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ब्रांचिंग। यानी जिस अल्काइल हैलाइड में ब्रांचिंग ज्यादा दिखाई देगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। बात समझे, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसका उदाहरण का बात करें, एकदम ध्यान से सुनना,
ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C4, ठीक है, H9Cl का। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर के हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर ये बन सकता है CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या ले ले बच्चे, Cl। एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है CH3 CH2 CH, यहाँ पे जोड़ देते हैं CH3, यहाँ पे ले लेते हैं CH2 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं Cl। फिर एक ये ले लेते हैं CH3 C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं Cl। बात क्लियर है? ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तो क्या ये तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, चेक कर लो। कार्बन कितना दिख रहा है देखो तो, हाइड्रोजन गिनो 3 4 5 6 7 8 9, Cl 1, हाँ या ना? इसमें गिनो कार्बन कितना दिखा, हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Cl 1, कार्बन 4, हाइड्रोजन 9, Cl 1, है या नहीं है? तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है? सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग अलग है, मतलब एक दूसरे का ये क्या होगा, आइसोमर्स। अब हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं, यानी ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो और ये क्या मान लेते हैं, तीसरा। अब देखो अगर हम बात करें तो हम क्या बताया है, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में जहां पे ब्रांचिंग अधिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखो इसमें अगर तुम बात करोगे तो इसमें ब्रांचिंग नहीं है, बात क्लियर है? ठीक है। इसमें देखोगे तो एक ब्रांच प्रेजेंट है कि नहीं है, यहाँ पे क्या ब्रांच प्रेजेंट है, 2 ब्रांच प्रेजेंट है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें दिख रहा है बताओ, तीसरा। फिर किसमें दिख रहा है, फिर किसमें दिख रहा है, पहला, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों बताओ तो, ठीक है, कि जो तीसरा होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम। फिर किसका होगा, दूसरा। फिर किसका होगा, पहला। बोलो बात समझ में आया ना? ठीक है। तो अभी तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या क्या सीखे, कि पहला बात जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो क्या है बच्चा, मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में सबसे ज्यादा होता है आयोडीन का और सबसे कम होता है किसका, फ्लोरीन का। जितना ज्यादा हैलोजन तुम बढ़ाओगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, तो लास्ट पॉइंट हम बोले आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। तो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड के केस में आप लोग को हम क्या सिखाया कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, घटेगा। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना? ठीक है। तो एक बार जितना भी हम पॉइंट लिखे हैं उसको आप लोग जल्दी सा देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसमें, ठीक है, इसमें नहीं ना? ठीक है, एक बार चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बेंजीन के केस में ये बात याद रखना आप, ठीक है, इससे सवाल पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईहेलोबेंजीन। ऑफ क्या, डाईहेलोबेंजीन। यहां से तुम लोग ये देख सकते हो डाईहेलोबेंजीन अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा बात ये है कि टोटल कितना हेलोजन जुड़ा रहेगा, 2 हेलोजन, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम डाईहेलोबेंजीन का बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बेंजीन रिंग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग Cl और यहाँ पे भी क्या लेंगे, Cl, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, Cl। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी Cl और एक Cl यहाँ पे ले लेते हैं, बात समझे? ठीक है। अब अगर ये डाईहेलोबेंजीन है, ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर हम मेन ग्रुप मान ले, ठीक है, इसको अगर हम लोग क्या मान ले, मेन ग्रुप, तो ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा, ऑर्थो। ये क्या कहलाएगा, मेटा। और ये क्या कहलाएगा, मतलब ये तुम्हारा ऑर्थो वाला आइसोमर हो गया, ये कौन सा वाला हो गया, पारा, सॉरी मेटा, और ये कौन सा हो गया, पारा। बात समझे? ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। सबसे पहले हम किसका बात करते हैं, देखो मेल्टिंग पॉइंट का अगर तुम बात करोगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट पारा आइसोमर का ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट पारा आइसोमर का क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर, पारा आइसोमर, यही सवाल पूछा जाता है, इज ग्रेटर, इज क्या, ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा। ऑर्थो एंड क्या, मेटा। तो पारा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से क्या होता है, ज्यादा होता है।
बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट सभी का नियरली क्या होता है, सेम होता है, अलग नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट के केस में जो पारा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, बट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के केस में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में सभी आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नियरली सेम होता है। यानी सिंपल सा बात यही लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल आइसोमर्स इज नियरली सेम, इज नियरली क्या, सेम। ठीक है, तो सारा आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना बाबू, इससे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो नेक्स्ट है डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी किसको कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को डेंसिटी कहा जाता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, वाटर से क्या होता है, कम होता है। और अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड का डेंसिटी वाटर से क्या होता है, ज्यादा। यही बात यहां पे लिखा गया है, देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ अल्काइल फ्लोराइड यानी हम किसका बात कर रहे हैं, आरएफ। ठीक है, एंड अल्काइल क्लोराइड यानी हम किसका बात कर रहे हैं, आरसीएल। ठीक है, आर लेस देन क्या, वाटर। ठीक है, बट ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्या बोल रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड यानी हम किसका बात कर रहे हैं सर, आर बी आर। एंड अल्काइल आयोडाइड यानी हम किसका बात कर रहे हैं, आर आई, आर ग्रेटर देन क्या, वाटर। इनका डेंसिटी वाटर से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, अब अगर हम सॉल्युबिलिटी का बात करें, किसका बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ना वो नॉन पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर। और एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व लाइक का, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी अपने जैसा सब्सटेंस जो है वो अपने जैसा को ही अपने में घोलता है। एक बात बताओ, सिंपल सा बात सुनो। ठीक है, अगर तुम 12 क्लास में पढ़ रहे हो तो ज्यादा दोस्ती तुम किससे बनाना चाहोगे, 12 क्लास वाला लोगों से। ठीक है, या फिर आप लोग का साइंस है तो साइंस स्ट्रीम वाला से बनाना चाहोगे। आप थोड़ी ना आप लोग ज्यादा दोस्ती बनाना चाहोगे कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले से, क्योंकि आप अपने जैसा लोगों से घुलना मिलना पसंद करोगे। उसी तरह से सॉल्वेशन का भी रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर सब्सटेंस किसमें घुलता है, पोलर में, और नॉन पोलर सब्सटेंस किसमें घुलता है, नॉन पोलर में। तो अल्काइल हैलाइड नॉन पोलर नेचर का होता है, तो वो अपने में नॉन पोलर सब्सटेंस को ही क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। और इसको हम तुम लोग को एक्सपेरिमेंटली भी दिखा देंगे, बात समझे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा गया है, देखो, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन क्या, वाटर। तो अगर तुमसे बोले ना कि वाटर में ये क्यों इनसॉल्युबल होता है तो तुम क्या कहोगे, अल्काइल हैलाइड नॉन पोलर होता है और वाटर क्या होता है, पोलर, इसी वजह से वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। बात क्लियर है, ठीक है। बट ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है तुम्हारा, बेंजीन, बेंजीन भी तुम्हारा सॉल्वेंट के जैसा काम करता है और ये एक प्रकार का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं जबकि पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। तो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये सारा पॉइंट था किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। बाबू इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग को क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए ध्यान से, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड का बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, यहां पे मेनली हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन का। मेनली हम लोग क्या बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड जो सबसे पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन शो करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एनएसआर। क्या कहते हैं, एनएसआर, ठीक है। तो यहां पे मेनली हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेनली हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या देखेंगे, अल्काइल हैलाइड। और जो अल्काइल हैलाइड का सबसे पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका नाम है एनएसआर, शॉर्ट फॉर्म में यही बोलते हैं।
अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, वो दो मैकेनिज्म से होता है, दो तरीका से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं SN1, क्या बोलते हैं सर? और दूसरा को बोलते हैं SN2। एक को बोलते हैं SN1 और एक को क्या बोलते हैं? SN2। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद हम तुम लोग को समझाएंगे ये SN1 और SN2 होता क्या है। बात समझे? ठीक है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले तुमको समझना होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या समझना होगा? न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम बात करें बच्चे न्यूक्लियोफाइल का, किसका बात करें? न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ठीक है। एक है तुम्हारा न्यूक्लियो, ठीक है, एक है क्या? न्यूक्लियो, और दूसरा वर्ड है फाइल। दूसरा वर्ड क्या है? फाइल। अब समझो, अगर हम न्यूक्लियो का बात करें तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग, ठीक है। फिलिक बोलते हैं, फिलिक का मतलब अफेक्शन या लविंग बोला जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस से लव करने वाला, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये न्यूक्लियस से अफेक्शन रखता हो, न्यूक्लियस से प्यार करता हो, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियस के तरफ, ठीक है। भाई न्यूक्लियस से लगाव रखता है, मतलब ये कहां जाना चाहेगा? न्यूक्लियस के तरफ जाना चाहेगा। अब एक बात बताओ जी, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो अगर ये प्लस के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसके पास कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। यानी न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Nu, और यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे बताओ? माइनस। Nu और यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे? माइनस। तो यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो किधर जाकर के किधर अट्रैक्ट होगा? तुम्हारा पॉजिटिव सेंटर के तरफ। किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव सेंटर। न्यूक्लियस के तरफ यानी पॉजिटिव सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल तुम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं R और यहां पे लेते हैं X। बात क्लियर है? ठीक है। अब आप सबको पता है यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा डिफरेंस, जिसके कारण यहां पे डेवलप होगा डेल्टा नेगेटिव और यहां पे क्या होगा? डेल्टा। अब इस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग लेते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा? जहां पे पॉजिटिव सेंटर है उसके तरफ खींचा चला जाएगा। पॉजिटिव कहां पे दिख रहा है? एक्स के ऊपर में या आर के ऊपर में? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पॉजिटिव चार्ज वाला पे अटैक कर देगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर ये इसको अटैक करेगा तो ये 5वां बॉन्ड होने लगेगा, और कार्बन कभी नहीं चाहेगा कि 5 बॉन्ड वो बनाए, तो एक बॉन्ड उसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? अब कौन सा बॉन्ड को टूटेगा? जिससे उसको तकलीफ है, और तकलीफ किससे है? जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। यानी ये बॉन्ड यहां से तुरंत हट जाएगा। हटेगा या नहीं हटेगा? तो यहां से कैसा प्रोडक्ट दिखेगा बताओ? आर के साथ में अब क्या जुड़ जाएगा? बोलो, न्यूक्लियोफाइल। आर के साथ क्या जुड़ जाएगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल। और साथ ही साथ यहां से एक्स माइनस क्या हो जाएगा? बाहर, ठीक है। जो बाहर होता है ना उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। क्या बोला जाता है बच्चे? लिविंग ग्रुप। यानी न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक किया, एक्स अपना बोरिया बिस्तर बांधा और यहां से निकल गया, और जो निकला उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब तुम देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक अंदर जाएगा तो दूसरा क्या आएगा? बाहर। देखो न्यूक्लियोफाइल जब अंदर गया तो हेलोजन यहां से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? चलो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम लोग समझ गए। अब देखो, अगर हम न्यूक्लियोफाइल का बात करें तो न्यूक्लियोफाइल भी हम तुम लोग को समझा दिए। हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल का बात करते हैं। किसका बात करते हैं सर? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल का बात करें तो जो सबसे पहला टाइप है न्यूक्लियोफाइल का, उसका नाम है मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या है बताओ? मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसको कहते हैं? तो वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एगो डोनर एटम होगा। कितना डोनर एटम होगा? एगो, ठीक है। एक डोनर एटम होगा, उसी को बोलते हैं मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल।
यानी सिंपल सा बात ये बोला जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल हैविंग वन डोनर एटम, वन डोनर एटम। तो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक डोनर एटम होगा इसी को हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। दूसरा से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उसका नाम है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अगर हम एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का बात करें तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो गो डोनर एटम होगा। कितना डोनर एटम होगा? दो गो। बट एक बार में एक ही को यूज करेगा, दोनों को एक साथ नहीं यूज कर सकता है। होगा दो गो बट एक बार में कितना यूज करेगा? एक ही यूज करेगा, उसी को बोलते हैं एम्बीडेंटेट। अब तुम कहोगे सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता जो दोनों को एक साथ यूज कर लेता तब क्या कहते? तब उसको बाइडेंटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइडेंटेट। जब दो हो और एक बार में एक ही यूज करे तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट। तो यहां पे सिंपल सा क्या बोल सकते हैं? द न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल हैविंग कितना डोनर एटम बाबू बताओ? टू डोनर एटम, टू डोनर एटम। बट एट अ टाइम यूजेस वन, यूजेस कितना? वन। बट एक टाइम पे कितना यूज कर सकता है? बस एक यूज कर सकता है। इज नोन एज एम्बीडेंटेट, इज नोन एज क्या? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। जैसे अगर हम एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल का बात करें तो Cn- हो गया। ठीक है। अब देखो यहां पे डोनर एटम कौन होगा? तो जो पहला एटम है ना वो डोनर एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे डोनर एटम कौन होगा बताओ? C। इसी को अगर तुम बात करोगे Nc, क्या? Nc, तो अब डोनर एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। तो ये तुम्हारा एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है। ONO, बात क्लियर है? ठीक है। यहाँ डोनर एटम कौन है बताओ? O। ठीक है। और NO2, ठीक है। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? N। दोनों एक ही था कि नहीं था? ठीक है। बस डोनर एटम अलग अलग हो गया तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? एम्बीडेंटेट। ये भी कौन हो गया तुम्हारा? एम्बीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट किसको कहा जाता है? वैसे न्यूक्लियोफाइल को जिसके पास में होगा दो डोनर एटम बट एक बार में कितना यूज करेगा? एक यूज करेगा, उसी को बोलते हैं एम्बीडेंटेट। बोलो बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल का टाइप क्या क्या होता है। तो ये सारा बात हम लोग सीख लिए। अब हम लोग फाइनली एंटर करेंगे SN1 का मतलब क्या होता है और SN2 का मतलब क्या होता है। अब इससे बहुत सवाल पूछा जाता है इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब सुनो ध्यान से। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SN1 के ऊपर में। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? SN1। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। S का मतलब है यहां पे सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब क्या है यहां पे? सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। क्या है बताओ? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है। या फिर न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। और 1 यहां पे क्या चीज को बता रहा है? 1 बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बता रहा है बताओ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कहते हैं किसको है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोले तो क्या? ठीक है। कितने मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो इसका अगर ऑर्डर 1 है, ठीक है, मतलब यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा? एक मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा? एक मॉलिक्यूल। बात समझे? ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बात करें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जितना भी हम पॉइंट लिखेंगे सब मान लो एक सवाल है, इसे सवाल पूछा जाता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बात करने वाले हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बात करने वाले हैं, ध्यान देना। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है ना इस रिएक्शन का ऑर्डर के ऊपर में। ठीक है। तो SN1 रिएक्शन जब होगा तो ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा? 1। ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 1 होगा
इसका मतलब सिंपल सा है कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भैया होगा ये कितना मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, 1। ROR डिपेंड्स अपॉन कितना मॉलिक्यूल बच्चे बताओ, 1 मॉलिक्यूल। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, दूसरा किसी पर डिपेंड नहीं करता है, पहला बात। दूसरा यहां पे क्या याद रखोगे, अगर ऑर्डर 1 है, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया है, रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा और वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, तो मॉलिक्यूल होगा अल्काइल हैलाइड। वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड। तो ये भी बात याद रखना कि ROR डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्या सर, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बात को समझो यहां पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है ये सुनिएगा। अगर हम थर्ड पॉइंट का बात करें ना, तो जो SN1 रिएक्शन है ना, ये 2 स्टेप में खत्म होता है। कितना स्टेप में खत्म होता है, 2 स्टेप में, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन कितना स्टेप बच्चा बताओ, 2 स्टेप। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर 2 स्टेप में खत्म होगा तो यहां पे 2 स्टेप कौन कौन सा होगा, इसको देखो। एक को हम लोग कहेंगे स्टेप 1 और दूसरा को हम लोग कहेंगे स्टेप 2। एक होगा स्टेप 1 और एक होगा क्या, स्टेप 2। अगर हम स्टेप 1 का बात करें तो स्टेप 1 में क्या होता है, तो स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बनता है। स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन, ठीक है। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जनरेशन ऑफ क्या होगा, कार्बोकेटायन। पहले सारा पॉइंट सुन लो, उसके बाद फिर हम रिएक्शन सिखाएंगे। तो पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, बात क्लियर है, ठीक है। और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ क्या, न्यूक्लियोफाइल। बात क्लियर है, ठीक है। अब जो तुम्हारा स्टेप 1 होता है ना, ये धीरे धीरे होता है। ये कैसा होता है, धीरे, स्लो होता है। और ये क्या होता है, फास्ट। ये क्या होता है, अब तुम्हारा कार्बोकेटायन बनने वाला स्टेप होता है वो धीरे होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक वाला जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है। अब हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स में पता है कि अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है तो जो सबसे धीरे होने वाला स्टेप है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यानी इस रिएक्शन का जो RDS होगा, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, इसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा बताओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा RDS, ये स्टेप 1 होगा या फिर स्टेप 2 होगा, तो स्टेप 1। ये क्या होगा मेरा, स्टेप 1। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेरा स्टेप 1 होगा। बात क्लियर है, ठीक है। यानी जिस स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है वही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कार्बोकेटायन जितना जल्दी बन जाएगा, ठीक है, वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उतना ही क्या होगा, जल्दी होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब सुनो बाबू, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है तो यहाँ पे एक फिनोमेना हो सकता है जो हम लोग पढ़े थे, याद है। यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी के कारण या स्टेबिलिटी के लिए क्या हो सकता है, एक फिनोमेना हम बताए थे, याद है, एग्जाम्पल वाला, स्कूटी वाला कुछ करके बताए थे, क्या था, क्या हो सकता है यहाँ पे, शिफ्टिंग। गुड, यहाँ पे क्या हो सकता है, शिफ्टिंग। तो यहाँ पे सिंपल सा बात बोलेंगे, फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग, फिनोमेना ऑफ क्या, शिफ्टिंग इज पॉसिबल, इज क्या, पॉसिबल। तो यहाँ पे शिफ्टिंग का फिनोमेना पॉसिबल हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करेंगे ना, क्या यूज करेंगे, सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहचानने का सिंपल सा तरीका ना, तुम बोल सकते हो O के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ा होगा, यानी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा।
हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इसी को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल का बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, H2O, H2O, बताइए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें सॉल्वेंट में हमेशा किसको यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक, किसको यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो अब हम फाइनली यहां पे रिएक्शन बताते हैं, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, रिएक्शन। अब ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा X ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3, यहाँ पे ले लेते हैं C2H5 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं H ले लेते हैं। अब ध्यान दो, ठीक है, अगर इस कार्बन, इस कंपाउंड का बात करोगे और इस कार्बन को ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन पे टोटल कितना अलग अलग ग्रुप जुड़ा है, देखो तो 1 2 3 4। अगर कोई भी कार्बन के पास में 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो उस कार्बन को नाम देते हैं कायरल कार्बन। क्या नाम देते हैं, यानी ये जो कार्बन होगा ये कायरल होगा, ये कार्बन क्या होगा, कायरल, यानी कायरल कार्बन होगा। बात क्लियर है, ठीक है, पहला बात। तो कायरल कार्बन हम लोग किसको कहते हैं, या कायरल सेंटर किसको कहते हैं, तो कार्बन जिसके पास में टोटल कितना ग्रुप हो, 4, और वो चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन का एक और खासियत है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है ना तो वो कभी भी कायरल नहीं हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ कितना अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए, 4, तभी वो कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था कहानी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखो कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। अब जो भी कार्बन, जो भी कंपाउंड के पास में कम से कम एक कायरल कार्बन होता है ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव, ये काम आएगा, यानी ये जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कंपाउंड क्या होगा मेरा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझे ना, ठीक है। तो ये मेरा कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब बात को सुनो, हम क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेकर के। बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये अल्काइल हैलाइड लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यही सेम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3, यहाँ पे क्या ले लेंगे, C2H5, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, H, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, X। बात समझे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या डेवलप होगा, डेल्टा पॉजिटिव। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या लेंगे बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, बातों को समझिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में सिंपल सा बात ये होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये यहां से चला जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। और यहां पे इस तरह से कार्बन के ऊपर में डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से कार्बन के ऊपर में क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2, ये क्या हो जाएगा, sp2, और इसका जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बात समझे, ठीक है। ये था मेरा स्टेप 1, ये मेरा क्या है, स्टेप 1, इसी को हम लोग जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन कहते हैं, और ये स्लो होता है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, इसको यहां पे हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, यानी बीच में बनता है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएगा, यानी स्टेप 2 का अगर हम बात करें तो स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा बताओ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का बात करें तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक वाला स्टेप में क्या होगा, सुनो, ये मेरा कार्बोकेटायन है, ध्यान देना, ये मेरा क्या है बताओ, कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन जो है ना वो प्लेनर है, प्लेनर कहने का मतलब है ये इस तरह से एक प्लेन में लाई करेगा, देखो ऐसे होगा, ये ऐसे। अब अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है तो सोचो न्यूक्लियोफाइल, ये बीच में प्लस चार्ज है, क्या न्यूक्लियोफाइल आगे से नहीं आ सकता है,
क्या पीछे से नहीं आ सकता है? अगर ये प्लेनर जियोमेट्री है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। तो यहां पे दो अटैक हो सकता है, एक को हम लोग कहेंगे फ्रंट अटैक, फ्रंट, ठीक है, और एक को कहेंगे बैक। फिर से बोलो, एक होगा फ्रंट अटैक और एक क्या होगा? अब देखो, अगर फ्रंट अटैक हुआ यानी जिधर हेलोजन था उधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और इस तरह से तुम्हारा प्रोडक्ट दिखेगा। कार्बन, इधर आएगा तुम्हारा CH3, इधर आ जाएगा तुम्हारा C2H5, ठीक है, C2H5, यहां पे हो जाएगा कौन? मेरा H, और इधर अब कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम अल्काइल हैलाइड के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी अपना स्ट्रक्चर को रिटेन किया। अब मान लो पीछे से अटैक करता तो कैसा दिखता है स्ट्रक्चर? CH3, C2H5 इधर चला जाता, ठीक है, और यहां पे H आ जाएगा और इस साइड न्यूक्लियोफाइल। तो ये ठीक इसका उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बता तो। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंशन का अमाउंट जो होता है वो 50% होता है। कितना होता है? 50%। और ये भी कितना होता है बताओ? 50%। और अगर किसी भी मिक्सचर में रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50% हो, ठीक है, यानी अब देखो इसको एक और नाम से बुलाते हैं, अगर ये दोनों को हम एक जगह लिख दें तो कैसा दिखेगा? देखो, यहां पे है CH3, यहां पे है तुम्हारा C2H5, और यहां पे है मेरा क्या? तुम्हारा H, और इधर क्या जुड़ा हुआ है बताओ? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब फिर से देखो, अगर हम इन्वर्जन प्रोडक्ट को ड्रॉ करें तो कार्बन, और इधर यहां पे न्यूक्लियोफाइल, इधर क्या दिखेगा? CH3, इधर क्या दिखेगा सर? C2H5, और इधर क्या दिखेगा? ऐसा नहीं लग रहा है इसके बीच में एक आईना लगाया हुआ है? लग रहा है ना, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है? ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज। अब एक बात बताओ जी, क्या इस मिरर इमेज को यहां पे लेकर के रखोगे तो ढक जाएगा क्या? अब फिर से सुनो, ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है? सब एक दूसरे के ऊपर में ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसको क्या कहते हैं? यानी एक के ऊपर में रखा जा रहा है। अब इसका बात करें, ये भी मिरर इमेज है कि नहीं है? बट अभी रखा रहा है क्या? इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो बताओ, ये सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है? तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है ना, तो वैसे मिरर इमेज को कहते हैं एनांसियोमर। क्या कहते हैं सर? एनांसियोमर का मतलब क्या होता है बताओ? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को ही हम लोग एनांसियोमर कहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखो, अगर कहीं पे एनांसियोमर का जोड़ा है, एनांसियोमर का पेयर है, और दोनों का अमाउंट 50-50% है, बात क्लियर है ना? ठीक है। अब एनांसियोमर का खासियत क्या होता है ना, सुनो, अगर ये देखो दोनों का दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एनांसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब क्या है? उसके थ्रू अगर कोई लाइट को पास कराओगे, पीपीएल को पास कराओगे, लाइट मतलब प्लेन पोलराइज लाइट का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पीपीएल को अगर तुम पास कराओगे, ये ऐसे रहता है, वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे ये दोनों एनांसियोमर है तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक एनांसियोमर लाइट को राइट के डायरेक्शन, सॉरी लेफ्ट के डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जैसे वो दूसरा के साथ टकराएगा उसको वापस से ये राइट के डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, और जब सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा तो क्या लाइट में कोई भी रोटेशन तुमको दिखाई देगा? तो तुम क्या कहोगे? लाइट रोटेट ही नहीं किया सॉल्यूशन के अंदर में, या नेट रोटेशन जीरो हुआ? नेट रोटेशन जीरो हुआ, क्योंकि लाइट तो अंदर में रोटेट किया ना, एक बार लेफ्ट और दूसरा बार क्या? राइट, ठीक है, बट एक लेफ्ट किया और दूसरा राइट किया, इसी वजह से नेट जीरो हुआ। तो वैसा कोई भी मिक्सचर, ठीक है, जिसमें दो एनांसियोमर है, दोनों का अमाउंट इक्वल हो, ठीक है, और नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो? जीरो,
वैसे मिक्सचर को एक नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है रश्मिक मिक्सचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? रश्मिक मिक्सचर। रश्मि मिक्सचर नहीं, रश्मिक मिक्सचर। बात क्लियर है? ठीक है। तो रश्मिक मिक्सचर किसको कहते हैं? दो एनांसियोमर का पेयर होगा, दोनों का अमाउंट कितना होगा? 50-50% होगा। एक लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा तो दूसरा लाइट को राइट। नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? रश्मिक मिक्सचर। एनांसियोमर किसको कहा जाता है? ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनांसियोमर। यानी वैसे मिरर इमेज जो एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोज ना करे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एनांसियोमर। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां पे अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए कि SN1 रिएक्शन अगर होगा, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि SN1 रिएक्शन हो रहा है और ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिए हैं, तो बताओ वहां पे किस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा? SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? रश्मिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रश्मिक मिक्सचर। बात समझ आया ना? ठीक है। तो ये सारा पॉइंट तुमको याद में रखना है। अब लास्ट पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं रश्मिक मिक्सचर। क्या लिखते हैं बताओ? रश्मिक मिक्सचर। रश्मिक मिक्सचर। अगर हम रश्मिक मिक्सचर का बात करें तो रश्मिक मिक्सचर हम लोग किसको कहते हैं? ये बेसिकली एनांसियोमर का ही, ठीक है, दो एनांसियोमर का क्या होता है? पेयर होता है। ठीक है, इट इज मिक्सचर ऑफ टू एनांसियोमर, टू एनांसियोमर्स, बोथ इन इक्वल प्रपोर्शन। बोथ इन क्या? इक्वल प्रपोर्शन। प्रपोर्शन से याद नहीं रहेगा तो अमाउंट बोल सकते हो। दोनों का अमाउंट क्या होता है? इक्वल, यानी सेम होता है। हैविंग नेट ऑप्टिकल रोटेशन, नेट ऑप्टिकल रोटेशन, नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0। नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या? 0। ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग रश्मिक मिक्सचर कहते हैं। ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? रश्मिक मिक्सचर। बात क्लियर है? ठीक है। अब जितना भी SN1 रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहला, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? 1। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? ठीक है, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है? वो मॉलिक्यूल कौन सा है? अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन कितना स्टेप में होता है? कौन कौन सा स्टेप में होता है? स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। स्टेप 2 में अगर बात करोगे तो स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है? अटैक। दोनों स्टेप में कौन फास्ट होता है और कौन स्लो होता है? स्टेप 1 फास्ट होता है, सॉरी स्टेप 1 स्लो होता है और स्टेप 2 फास्ट होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहेंगे? स्टेप 1 को या स्टेप 2 को? स्टेप 1 को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है तो शिफ्टिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और अगर तुम स्टीरियो केमिस्ट्री का बात करोगे, यानी यही स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कायरल कार्बन वगैरह का, ठीक है, तो अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री का बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रश्मिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रश्मिक मिक्सचर। एनांसियोमर किसको कहते थे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनांसियोमर। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसके पास में टोटल कितना ग्रुप हो? 4 अलग अलग ग्रुप हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैरल कार्बन। और जिस भी कंपाउंड के पास में एक कैरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव यानी पीपीएल को उसके थ्रू पास कराओगे तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। बात समझ आया ना? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम SN1 रिएक्शन में, ठीक है, स्टेबिलिटी का बात करें, किसका बात करें? स्टेबिलिटी। देखो, तो जो स्टेबिलिटी होता है ना वो कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बोकेटायन। यानी कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होगा SN1 रिएक्शन का, जो तुम्हारा, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं, यहां पे तुम बोल सकते हो रिएक्टिविटी। क्या बोल सकते हो?
रिएक्टिविटी, और यहाँ पे भी बोलो रिएक्टिविटी। तो जो SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी होता है ना, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। कहने का मतलब क्या है, बात को सुनो ध्यान से। अगर हम इसका बात करें, देखो CH3, ठीक है, CH2, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं Cl, फिर एक ले लेते हैं इसका CH3, CH, और यहाँ CH3, और यहाँ पे Cl ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, CCH3, CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं Cl। अब अगर हम तीनों में तुमको कंपेयर करने बोले कि बताओ किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका रिएक्शन करने का क्षमता ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो यहां पे तुम देखोगे तो ये कितना डिग्री है बताओ तो। ठीक है, यहां से देखो ये Cl यहां से पहले बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और यहां पे ये कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। यहां पे अगर कार्बोकेटायन बना करके देखो, यहां पे ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, कितना डिग्री होगा बताओ, 2 डिग्री। ठीक है, यहां पे अगर तुम बात करोगे तो ये 2 डिग्री बना, और यहां पे अगर तुम बात कर लोगे तो कितना डिग्री बन जाएगा बताओ, 3 डिग्री। यहां पे अगर तुम बात करोगे तो कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री। तो ये हो गया 2 डिग्री, और ये क्या हो गया, 3 डिग्री। ये तीनों अल्काइल हैलाइड में SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, 3 डिग्री, फिर किसका होगा 2 डिग्री, फिर किसका होगा। बात समझ में आया ना। ठीक है, तो ये था। दूसरा, अब तुम कहोगे सर मान लीजिए कार्बोकेटायन ये डिग्री सेम हो, डिग्री क्या हो, सेम हो, अल्काइल हैलाइड अलग अलग हो। ठीक है, तो उस केस में इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ क्या, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, तो अलग अलग अल्काइल हैलाइड के केस में SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होता है अल्काइल आयोडाइड का, फिर होता है अल्काइल ब्रोमाइड का, फिर होता है अल्काइल क्लोराइड का, और सबसे कम किसका होता है, अल्काइल फ्लोराइड। सबसे कम किसका होता है, अल्काइल फ्लोराइड। ये बात को भी ध्यान में रखना। बोलो बात समझे ना। ठीक है, अब एक सवाल यहां पे जेई में पूछा गया है जो कि है एनर्जी डायग्राम। क्या बताओ, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। बेसिकली SN1 रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो SN1 रिएक्शन ऐसे हो रहा है, जो रिएक्टेंट है पहला स्टेप में ये किसमें बदल रहा है बताओ, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन को वही कह रहे थे ना, और इंटरमीडिएट किसमें बदल रहा है जी, प्रोडक्ट, किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसको रिएक्टेंट को हम बोल दे रहे हैं, मान लो। ठीक है, रिएक्टेंट पहले बदला इंटरमीडिएट में, और उसके बाद वो किसमें बदलेगा बताओ, प्रोडक्ट में। अगर इसके लिए तुम ग्राफ ड्रॉ करना चाहो ना, किसके किसके बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे होता है, देखो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि तुमको पता है कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो स्टेप 1 में पहले ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदला, और उसके बाद ये तुम्हारा बदल जाएगा वापस से किसमें, प्रोडक्ट में। यानी स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो तो इंटरमीडिएट होगा। अब ये इंटरमीडिएट जो है ये वापस से कहां जाएगा तुम्हारा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वापस से कहां टूट जाएगा, प्रोडक्ट में। यानी ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन होगा। तो ये होगा TS1, और इसको क्या कहोगे बताओ, TS2, यानी ट्रांजिशन स्टेट 1, और इसको ट्रांजिशन स्टेट क्या कहेंगे, 2। और नीचे में जो आएगा इसको कहोगे इंटरमीडिएट। क्या कहोगे, इंटरमीडिएट। यानी जितना स्टेप में ग्राफ होगा ना उतना ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये जो जितना स्टेप में रिएक्शन होगा उतना ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कितना स्टेप में हुआ है, 2। इसी वजह से यहाँ पे कितना ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रहा है, 2। बोलो बात समझ में आया ना। ठीक है, तो ये सारा कहानी है तुम्हारा SN1 रिएक्शन का। सारा कहानी क्या है, SN1 रिएक्शन। तो बोलो SN1 रिएक्शन में किसी भी बच्चे को कोई तरह का दिक्कत है क्या, नहीं ना। ठीक है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अभी हम लोग रुकते हैं, इसके बाद हम लोग SN2 को देखेंगे।